अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम के सामीन को खुशामदीद। हमने नावल शुरू किया हुआ है जन्नत के पत्ते और इसकी एपिसोड 16 शुरू करते हैं। सामने शैला खड़ी थी, स्याह अबाया के ऊपर गहरे सब स्कार्फ का नकाब उंगलियों से थामे अपने अजली नरम अंदाज में मुस्कुराते हुए। वालेकुम अस्सलाम शैला भाभी, कैसी हैं आप? आए बैठें। वो ज़रा संभल कर उठी और जल्दी से डबिया पर्स में डालकर इससे गले मिली। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, मुझे इल्म नहीं था कि तुम आई हुई हो। वो रसान से कहती हुई कुर्सी पे बैठ गई। फिर अभी फातिमा फूफो ने तुम्हारी फ्रेंड का बताया। रियली सॉरी फॉर हर। डीजे के जिक्र पर इसके सीने में एक होक सी उठी। वो फिर से अफसुर्दा हो गई। पता नहीं शैला भाभी, अल्लाह ताला की क्या मर्जी थी। मेरी एक ही दोस्त थी तुर्की में और वो मेरी तमाम दोस्तों से बढ़कर हो गई थी। बहुत दुआ की मैंने इसके लिए, मगर कोई दुआ कबूल नहीं हुई। ना चाहते हुए भी शिकवा लबों पे आ गया। अल्लाह तुम्हें सब्र देगा, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। शैला ने इसका हाथ नरमी से दबाया। सबीन आंटी का बेटा भी आया है? जी वो इधर ही है। इसने निगाहों का जाविया मोड़ा तो शैला ने ताकुब में देखा। स्टेज के करीब वो सलमान साहब के साथ खड़ा था, सियाह डिनर सूट में मलबूस। इसकी मकनातीसी शख्सियत बहुत शानदार लग रही थी। सलमान साहब इसके शाने पर हाथ रखे किसी से तारुफ करवा रहे थे और वो धीमे अंदाज में मुस्कुरा रहा था। आज वो इसके साथ इतने मुतमईन और मसरूर लग रहे थे गोया रोहेल वापस आ गया हो। बहुत अच्छा है माशाल्लाह। थैंक्स। वो लम्हे भर को झिझकी। शैला भाभी, एक बात कहूँ, आपकी सास ने आपकी इतनी खूबसूरत बरी बनाई थी और आज भी आपने इनमें ही से कोई सूट पहना होगा। इस तरफ तो औरतें ही हैं। आपका अबाया, मेरा मतलब है आपके कपड़े तो नज़र ही नहीं आ रहे। वो रुक रुक कर हिचकिचाते हुए बोली थी। दावर भाई की मेहंदी पे आपने बहुत गुंगदार लहजे में शैला को नकाब उतारने के लिए कहा था, मगर आज इसकी आवाज़ से खनक मफकूद थी। जवाबन शैला भाभी बहुत थकन से मुस्कुराई थी। क्या फ़र्क पड़ता है हया, इतने मर्दों को अपने कपड़े दिखाकर मुझे क्या मिल जाएगा? तो नकाब ही उतार दें। इसका लहजा बहुत कमज़ोर था। इसने नकाब ढीला भी नहीं किया। हया ने फिर नहीं कहा, इससे कहा ही नहीं गया। वो तो खुद दिल से नहीं चाहती थी कि शैला नकाब उतार दे। वो तो बस इसका जवाब सुनना चाहती थी। इसे शरीफों के मुजरे का वो मंजर अच्छी तरह से याद था जब सुनहरी और चांदनी के मोहर रक्स परियों के पीछे कुर्सी पे तिरछी होकर बैठी किसी आंटी से बात करती शैला नजर आ रही थी। मगर आज वो इतनी परमुश्तगी से और थकान से क्यों मुस्कुराई थी, यूं जैसे इसका दिल अंदर तक जख्मी हो। वो दुख, वो थकन, वो जख्मी निगाहें। इसे किसी ने पुकार लिया और वो उठकर चली गई, मगर हया की निगाहें काफ़ी दूर तक इसका ताकुब करती रही। पिछली दफ़ा इसे शैला को अबाया में देखकर अजीब कोफत भरा एहसास हुआ था, मगर आज ऐसा नहीं हुआ था। वो इसकी इन दुख भरी आंखों में अटक कर रह गई थी। शैला को क्या गम था? इतनी अच्छी फैमिली में शादी हुई है, इतना हैंडसम शौहर, अमीर कबीर माँ बाप का इकलौता बेटा, फिर इसे क्या दुख था? वो फिर सारा फंक्शन यही सोचे गई। आधी रात गए अपने कमरे में बैठे वो फिर से इस डब्बे को अलट पलट कर देखने लगी जहाँ डोली, पिंकी, पाशा, अहमद, मगर अंग्रेजी में ये सारे नाम 5 हरफी थे। छठा हरफ नहीं मिला था। वो बार बार इस सतर को पढ़े गई, मगर कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। मगर वो कौन सा शख्स था जिसके पास ऐसे हर मेहनत तलब मसले का हल होता था? वो डब्बा लिए भागकर बाहर आई। जिहान किचन में खड़ा काउंटर पर गिलास रखे पानी की बोतल इसमें उंडेल रहा था। वो इसके सामने आई और बॉक्स इसके सामने रखा। ये मुझे किसी ने दिया है और मुझे इसका पासवर्ड मालूम नहीं है, इसे खोल दो। वो आवाज़ पर चौंका, फिर बोतल रखकर डब्बा उठा लिया। ये क्या है? वो ज़रा अजनबे से अलट पलट कर देखने लगा। जो भी है तुम इसे किसी तरह खोल दो। हो खुल जाएगा, नो प्रॉब्लम। वो ढक्कन और डब्बे के बंद जाविया पे उंगली फेरकर कुछ महसूस कर रहा था। तुम मुझे एक बड़ा छुरा और एक हथौड़ा ला दो। फ़ौरन तोड़ना नहीं है इसे, बल्कि तुम तो रहने ही दो। इसने खफगी से डब्बा इसके हाथ से वापस ले लिया। क्या हुआ? मैं खोल तो रहा था। 1 मिनट मुझे देखने तो दो, मैं खुद कर लूँगी, तुम रहने दो। तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते। पता नहीं वो किस बात पर इससे खफा थी जो झुंझलाकर बोली, फिर सोच लो, मैं तो अभी मामू के पास जा रहा था उन्हें तुम्हें दोबारा इस्तांबुल भेजने के लिए राज़ी करने। मगर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। वो शाने उचकाकर पानी पीने लगा। सच? इसने बेयकीनी से पलकें झपकाई।
तुम उन्हें मना सकते हो। मैं एक अच्छा शेफ और अच्छा मैकेनिक होने के साथ साथ एक अच्छा वकील भी हूँ। ट्राई मी। वो गिलास रखकर जरा सा मुस्कुराया। अब्बा एक दफ़ा अड़ जाएं तो कभी फैसला नहीं बदलते, तुम उन्हें कैसे मनाओगे? वैसे तो तुम्हारा इस्तांबुल जाना मेरे मुफाद में कतई नहीं है, क्योंकि अब तुम हर टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने के लिए मुझे ही ख्वार करोगी। मगर मुझे लगा तुम जाना चाहती हो, सो मैं मामू से बात करने ही जा रहा था और वो मान जाएंगे। बर वक्त कवेनिया को केनिया ना बनाना तो शायद वो कभी ना मानते। हाँ, इस्तांबुल तो बहुत महफूज शहर है और पाकिस्तान में तो रोज़ बम धमाके होते हैं, और पाकिस्तान में तो पता नहीं लोगों के पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद भी है या नहीं। वो ज़रा जलकर बोली। वो बिना कुछ कहे मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। अगला 1 घंटा वो किचन में कुर्सी पे बैठी जिहान का इंतजार करती रही। बिल आखिर जब वो अब्बा के कमरे से निकला तो वो तेजी से उठी। क्या हुआ? पैकिंग कर लो, कल हम सुबह की फ्लाइट से वापस जा रहे हैं। वो धीमा सा मुस्कुराकर बोला, मगर इस शर्त पे कि फिलहाल तो तुम हमारे साथ रहोगी, बाद में जब स्प्रिंग ब्रेक खत्म हो जाएगी तो बेशक चली जाना। सच? वो बेयकीनी व खुशगवार हैरत में घिरी इसे देख रही थी। एक तमानियत भरा एहसास इसके पूरे वजूद को अपनी लपेट में लेने लगा था। अलबत्ता एक बात वो जानती थी, इस्तांबुल डीजे के बगैर कभी भी वैसा नहीं होगा जैसा पहले था। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? हाशिम ने बेयकीनी से अपनी बीवी को देखा, जो बिस्तर के दूसरे किनारे पर बैठी इसे ही देख रही थी। इन दोनों के दरमियान हारिस आंखें मूंदे सो रहा था। इसका दायां हाथ हाशिम के हाथ में था। ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? वो जी भरकर कोफत का शिकार हुई। तुम पागल हो गई? तुम्हारे हवास जवाब दे गए हैं। हैरत की जगह अब झुंझुलाहट ने ले ली थी। हवास तो तुम्हारे जवाब दे गए हैं। मैं तुम्हें एक सीधा साधा सा हल बता रही हूँ इस सारे मसले का। तुम रोज़ के 24 घंटे भी काम करो तो इस रकम के आधे लहराज भी इकट्ठे नहीं होंगे जो हमें हारिस की सर्जरी के लिए चाहिए। और ऐसे मत देखो मुझे। आखिर में वो खफा होकर बोली, अब्दुर्रहमान मुझे जान से मार देगा। वो इसकी लड़की है। और अब्दुर्रहमान को कौन बताएगा? वो तो महीना भर पहले इंडिया चला गया था। तुमने खुद ही मुझे बताया था। वो चमक कर बोली। नीम रोशन कमरे में सब्ज बल्ब की मध्यम रोशनी इसके चेहरे को अजीब सा तासुर दे रही थी। वो इंडिया गया है, मर नहीं गया, जो इसे कभी पता नहीं चलेगा। वो मुझे जान से मार देगा सलमा। तो फिर तुम अपनी जान संभाल कर बैठे रहो और हारिस को मरने के लिए छोड़ दो, गुस्से से कहती उठकर चादरें तय करने लगी। सलमा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब के वो तज़बज़ब से बोला था। तो तुम क्या कर सकते हो? तुमने क्या किया है हारिस के लिए? मेरा बेटा मुझे बहुत प्यारा है। इसने सोते हुए हारिस पे एक नज़र डाली। मगर वो भी तो किसी की बेटी है। मैं भी तो किसी की बेटी थी। मुझे इस दड़बे में लाकर पल पल मारने से पहले तुमने सोचा? वो चादर का गोला बनाकर एक तरफ फेंकती जा रहाना अंदाज में इसकी तरफ आई। तुम मर्द होकर डरते क्यों हो? तुम अब्दुर्रहमान को नहीं जानती? मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर मेरा बेटा मर रहा है तो इसका जिम्मेदार अब्दुर्रहमान पाशा है। अगर वो तुम्हें तुम्हारी मतलूबा रकम दे देता तो हम कभी ये करने का ना सोचते। कोई कमी तो नहीं इसको पैसे की? फिर भी इसने हाथ रोक रखा हुआ है। अब या तुम इसका ख्याल कर लो या अपने बेटे का, फैसला तुम्हारा है। सलमा के नकूश मध्यम रोशनी में बिगड़े बिगड़े दिखाई दे रहे थे। इस वक्त यूं तेज तेज बोलती वो मैकबेथ की चौथी जादूगरनी लग रही थी। हाशिम मतलब सा इसे देखे गया। जो कह रही थी वो इतना मुश्किल तो ना था, मगर वो जिहान के साथ सीधी इसके घर आई थी। फिर खाना खाकर इसने इजाज़त चाही। इसका सारा सामान संभाजी के ड्रॉम में रखा था और जिस अफरा तफरी में वो गई थी सिवाय चंद चीज़ों के कुछ भी नहीं उठाया था। फूफो ने इस्रार किया कि वो स्प्रिंग ब्रेक ख़त्म होने तक इनके पास रुक जाए, मगर वो कल आने का वादा करके उठ खड़ी हुई। मैं तो फिर कहूँगी कि रुक जाओ। फूफो ज़रा खफा थी। फूफो, मैं कल आऊँगी ना, प्रॉमिस। अब चलती हूँ। ठीक है, मगर कल ज़रूर आना। जिहान टिश्यू से हाथ साफ करते हुए डाइनिंग टेबल से उठा। इसकी आंखें और नाक गुलाबी पड़ चुके थे। सर्द गर्म इलाकों के माबीन सफ़र का मौसमी असर था। इस्तांबुल पहुँचते पहुँचते इसका फ्लू बुखार में तब्दील हो गया था। आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, सिर्फ टाक्सिम तक छोड़ना। आगे से मैं गोरसल पकड़ लूँगी। मैं संभाजी तक छोड़ दूँगा, नो प्रॉब्लम। वो चाबी पकड़े जैकेट पहने हुए बोला।
नहीं, इस बुखार में तुमसे 45 मिनट की ड्राइव करवानी तो 45 दिन तक तुम जिताते रहोगे। वैसे भी मुझ पर तुम्हारे एहसान बहुत जमा हो गए हैं, इतने सारे कैसे उतारूंगी। वो इसके सामने सीने पे बाजू लपेटे खड़ी मुस्कुराते हुए कह रही थी। उतारने के लिए किसने कहा है? वो जरा सा मुस्कुराकर दरवाजे की जानिब बढ़ गया। वो इसकी पुश्त को देखे गई। वक्त गुजरने के साथ साथ जिहान का रवैया इसके साथ नरम पड़ता जा रहा था। पाकिस्तान में पहले 2 दिन तो वो लाताल्लुक रहा, शायद इसलिए कि वो दोनों को ठीक से बात करने का मौका ही नहीं मिला था। मगर फिर इसने खुद ही वही कुछ महसूस किया था। तब ही वो खुद आगे बढ़ा और इनके दरमियान खड़ी सर्द दीवार ढा दी। लेकिन क्या वो इसके लिए वो महसूस करता था जो वो इसके लिए करती थी? क्या इसे इनका वो भूला बिसरा रिश्ता याद था जिसके मुतालिक इस घर में कोई बात नहीं करता था? अभी कुछ दिन वो इस घर में रहेगी तो इस सारे सवालों के जवाब जानने की ज़रूर कोशिश करेगी। इसने तय कर लिया था। टाक्सिम स्क्वायर का मुजस्मा आज़ादी इसी तरह था जिसे वो छोड़कर गई थी। जिस मुजस्मे के गिर्द गोल चक्कर में उगी घास पे सुर्ख, सफ़ेद और जर्द ट्यूलिप्स खिले थे। हर जगह सालाना ट्यूलिप फेस्टिवल के पोस्टर्स भी लगे थे जो हर साल की तरह इस मौसम बहार में भी इस्तांबुल में मुनक्किद होना था। ट्यूलिप का फूल इस्तांबुल का संबल था, मगर इनकी दिलफरेब महक में डूबा टाक्सिम स्क्वायर हया को खजा आलूद लगा था। वो बहार अब वहाँ नहीं थी, जैसे डीजे नहीं थी। तुम जा रही हो? हालांकि मैं चाहता था तुम कुछ दिन हमारे घर रहो। गाड़ी रोकते हुए जिहान ने चेहरा इसकी तरफ मोड़े संजीदगी से कहा, मैं कल आ जाऊंगी, मगर कल तक मैं संभाजी अपना ड्रोन ब्लॉक, झील और हर जगह जहां मैं और डीजे इकट्ठे गए थे एक दफ़ा फिर देखना चाहती हूँ। अकेले, बिल्कुल अकेले। मैं इन बीते लम्हों में फिर से जीना चाहती हूँ। मत करो, तुम्हें तकलीफ़ होगी। बहुत तकलीफ़ सह ली, अब इससे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे नहीं मिल सकती। इसने भीगी आंख का कोना उंगली की नोक से साफ करते हुए कहा था। ओके, इसने समझकर सर हिला दिया। इसके चेहरे पे अभी तक नकाहत थी, वो वाकई ही बीमार लग रहा था। जिहान चला गया और वो मुजस्मा आज़ादी के गिर्द उगी घास के करीब जा खड़ी हुई। वो घास का गोल कता अराजी दरअसल यूं था जैसे कोई चपटार रखा गोल सा सब्ज फूल हो जिसकी सब्ज पत्तियां बनी हों और पत्ती के दरमियान एक सीधी रोश थी जिसे मुजस्मे तक ले जाती थी। टाक्सिम के हर फूल, हर पत्थर और हर बादल पे जैसे यादें रकम थी। वो इसका और डीजे का रेजरो पॉइंट था, मेन स्टॉप। तकरीबन दूसरे दिन वो इधर आती थी। गोरसल उन्हें यहीं जो उतारा करती थी। यहाँ से आगे वो अमूमन मेट्रो ट्रेन पकड़ लिया करती थी। इस स्क्वायर का चप्पा चप्पा उन्हें याद था और डीजे के बगैर सब कुछ अधूरा था। और इस तरफ इस्तिकलाल स्ट्रीट थी, वहाँ से की गई इनकी ढेरों शॉपिंग जो रायगा चली गई। इस्तिकलाल स्ट्रीट आज भी वहीं थी, बहुत तवील, ना ख़त्म होने वाली, मगर ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी। गोरसल की खिड़की के शीशे के पार वो बास्फोर्स का अजीमुल शान समंदर देख रही थी। वहाँ से एक फेरी गुजर रहा था। इसे याद था जब पहली दफ़ा इन दोनों ने इसी जगह पुल पार करते हुए नीचे फेरी उतरता देखा था तो वो खुद तो खुशी और जोश से पागल सी हो रही थी। वो कभी बहरी जहाज़ में नहीं बैठी थी और सिर्फ इसे देखकर ही वो पुरजोश हो गई थी। फिर फेरी वहीं रह गया और ज़िंदगी ख़त्म हो गई। दोपहर की ठंडी ठंडी धूप संभाजी के दरो दीवार पर फैली थी। ड्रोम ब्लॉक्स तकरीबन वीरान पड़े थे। स्प्रिंग ब्रेक अभी ख़त्म नहीं हुई थी और स्टूडेंट्स अपने अपने टूर्स पे थे। इसे किसी को इतला देने का होश नहीं था, मगर पाकिस्तान रवानगी वाले दिन जाने वाले को किसी ने बता दिया और फिर सबके फ़ोन आने लगे थे। मुकसिम, हुसैन, टाली, लतीफ़, अंजुम बाजी सब इसे बराबर फ़ोन कर रहे थे, मगर वो सब यकीनन अभी वापस नहीं आए थे। वो अपने ड्रोन ब्लॉक का गोल चक्कर खाती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जब वो संभाजी आई थी तो इन सीढ़ियों पे बर्फ़ जमी हुई थी। अब वो बर्फ़ बाहर ले गई थी। इसने गर्दन ऊपर उठाकर बालकनी के बल्ब को देखा और फिर उदासी से मुस्कुरा दी। कितना डर गई थी वो अपने पहले दिन जब ये सब बल्ब खुद ब खुद जल गया था कि पता नहीं यहाँ कौन से जिन भूत हैं निकले। हम वही पाकिस्तान के पेंडू बाले के ये बताने पर कि ये टेक्नोलॉजी का करिश्मा है। डीजे इसके जाने के बाद कितनी ही देर अफसोस करती रही थी। इसने ड्रोन का लॉक खोला। कमरा सुनसान पड़ा था। साफ़ सुथरे बने हुए बिस्तर, मेज़ पे बेतरतीब से रखे चीज़ें
ڈی جے کے بینک کی میز البتہ خالی تھی۔ اس کی ساری چیزیں حیا نے اس کے بھائی کو پیک کر کے دی تھی۔ وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور سائیڈ کھولی۔ گڈ مار اس نے کہنا چاہا مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ آنسوؤں نے اس کا گلا بند کر دیا۔ دور کہیں کسی بلاک سے ڈی جے کو جواب دینے والے لڑکے نے اتنے دن غیر حاضری پہ کچھ تو سوچا ہوگا، مگر شاید وہ خود بھی اسپرنگ بریک پہ ہو۔ اب وہ آئے گا تو اسے کوئی آواز نہیں آئے گی۔ اسے کیا معلوم کہ اب ساری آوازیں ختم ہو گئیں۔ گڈ مارننگ ڈی جے، اس نے کھڑکی میں کھڑے بھیگی بے حد مدھم آواز سے ڈی جے کو پکارا۔ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر چہرے پر لڑک رہے تھے۔ جواب نہیں آیا تھا، اب جواب کبھی نہیں آنا تھا۔ وہ پلٹ کر اپنے بینک کی طرف آئی اور شانے سے پرس اتار کر اپنی میز پر رکھا، پھر زپ کھول کر اندر سے لکڑی کا وہ چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ اس کا جواب بھی اسے ڈھونڈنا تھا۔ او حیا، تم کب آئی؟ آواز پہ وہ چونک کر پلٹی۔ کھلے دروازے میں محسن کھڑا تھا اور راہداری سے گزرتے ہوئے اسے دیکھ کر حیرت سے رکا۔ آج ہی آئی ہوں، تم واپس آ گئے؟ اسے یک گوناگو طمانینت کا احساس ہوا۔ وہ ڈبہ ہاتھ میں لیے اس کی طرف آ گئی۔ نہیں، وہ سب تو ابھی کونیا میں ہی ہیں۔ مجھے ذرا کام تھا اس لیے آیا تھا۔ وہ دانستہ لمحہ بھر کو رکا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ ختیجہ اتنا اچانک کیسے ہوا۔ اللہ کی مرضی تھی۔ محسن ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ بیری انوڈرم پھٹنے تو ایسا ہی ہوتا ہے، اچانک سے انسان کو لیپس کرتا ہے اور اچانک مر جاتا ہے۔ بہت کم لوگوں کو چند روز قبل درد شروع ہوتا ہے۔ ڈی جے کو بھی ہوا تھا مگر اس نے مائیگرین سمجھ کر نظر انداز کیے رکھا اور پھر سب ختم ہو گیا۔ دوستوں کو کھونا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں۔ وہ دونوں اسی طرح چوکھٹ پہ کھڑے تھے۔ میں تو تب سے یہی سوچ رہی ہوں محسن کہ زندگی اتنی غیر یقینی چیز ہے۔ ایک لمحے پہلے وہ میرے ساتھ تھی اور اگلے لمحے وہ نہیں تھی۔ موم بتی کے شعلے کی طرح بے ثبات زندگی جو ذرا سی پھونک سے بجھ جائے۔ لمحے بھر کا کھیل، یہی اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن ہے حیا، اور ہمیں اسے قبول کرنا پڑے گا۔ یہ کیا کوئی پزل باکس ہے؟ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے ڈبے کو دیکھ کر ذرا سا چونکا۔ اس نے ناسمجھی سے ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ چانسز پزل باکس؟ تم نے یہ کہاں سے لیا؟ وہ ڈبہ کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کسی نے دیا ہے مگر میں اسے کھول نہیں پا رہی۔ کیا تم اسے کھول سکتے ہو؟ اس نے پر امید نگاہوں سے محسن کو دیکھا۔ میں اسے دیکھتا ہوں، ٹھہرو۔ وہ اس کا اوپر نیچے سے جائزہ لے رہا تھا۔ یہ قدیم چائنیز پزل باکس کی طرز پر بنایا گیا ہے۔ اس کے اوپر عموماً کوئی پزل بنا ہوتا ہے جس کو سالو کرنے سے یہ کھلتا ہے، یا پھر کوئی 5 حرفی الفاظ لگانے سے۔ 1 منٹ، اسے جیسے اجنبا 5 نہیں، اس پر تو 6 حروف درج ہیں۔ اس طرح کی چیزوں پہ ہمیشہ 5 حروف ہوتے ہیں، مگر شاید اس کا جواب کوئی خاص لفظ ہو جس پہ 6 حروف ہی پورے آتے ہوں۔ مگر اب یہ کھلے گا کیسے؟ وہ بے چینی سے بولی۔ یہ تو جس نے دیا ہے اسی کو۔ وہ رکا اور پھر اوپر لکھی سطر کو پڑھنے لگا۔ ایک ہی دریا میں کوئی شخص 2 دفعہ نہیں اتر سکتا۔ حیا، تمہارا واسطہ کسی سائیکو سے پڑ گیا ہے؟ یہ ایک پہیلی ہے اور اسے حل کرنا ہے۔ وہ اس نے کہا تھا، یہ صرف میں ہی حل کر سکتی ہوں، اور اگر اسے توڑا تو یہ میرے کسی کام کا نہیں رہے گا۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ تم دماغ استعمال کرو۔ ویسے یہ فقرہ، وہ اس سطر پر انگلی پھیرتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا، یہ فقرہ مجھے کچھ سنا سنا لگ رہا ہے۔ شاید وہ جیسے یاد کرنے لگا، اس دن جب ہم جیو انفارمیشن کی کلاس میں لکھ کر باتیں کر رہے تھے، تب شاید پروفیسر نے یہ بولا تھا۔ نہیں، مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں ہے۔ پتہ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ انسان کی یادداشت چیزوں کو بہت ریلیٹ کرتی ہے۔ ہمیں ایک چیز کو دیکھ کر اس سے متعلقہ چیز یاد آ جاتی ہے۔ خیر جو بھی ہے، تم فکر نہ کر، نہ ہم اس کا کوئی حل نکال ہی لیں گے۔ ابھی تو میں کام سے جا رہا ہوں، دیر سے آؤں گا۔ تم دروازہ اچھی طرح لاک کر لینا۔ آج کل ڈروم بلاک تقریباً خالی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے یوں خیال کرنے پر وہ زیر لب مسکرا دی۔ وہ چلا گیا تو اس نے واقعی ہی میں کمرہ اچھی طرح لاک کر لیا۔ سمبھاجی اتنی حیران تھی کہ اسے انجانا سا خوف محسوس ہوتا رہا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، حالانکہ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر اسے سب کچھ معمول کے مطابق ہی نظر آتا تھا، مگر کچھ تھا جو اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ رات بہت دیر تک لیٹے لیٹے وہ پزل باکس کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے انگوٹھے سے حروف تجی کی سلائیڈ اوپر نیچے کرتی رہی۔ اس نے حروف کے کئی
जोड़े बनाए मगर वो मुकफल रहा। इसे नींद ने कब घेरा इसे इल्म ही नहीं हुआ। पजल बॉक्स इसके गिर्द एक तरफ लड़क गया। वो अब भी वैसा ही था, सर्द, जामद और मुकफल। सुबह वो देर से उठी, नाश्ता करके रात वाले शिकन आलूद लिबास पर ढीला सा स्वेटर पहने बालों को जूड़े में बांधती वो नीचे आ गई। इसका रुख यूनिवर्सिटी में फोटो कापीज की तरफ था। वहाँ से इसने कुछ नोट्स कई रोज पहले फोटो स्टेट करवाए थे और उन्हें उठाने का मौका ही नहीं मिल सका था। सुबह की चमकीली मगर ठंडी हवा संभाजी के सब्जाजार पे बह रही थी। वो फोटो कापीज के पास आई, अपने नोट्स उठाए, संभाजी के कार्ड से अदायगी की और फिर वापस जाने के लिए पलटी ही थी कि इसे एक मेज पे रखा लावारिसा रजिस्टर नजर आया। रजिस्टर जाना पहचाना था। इसने पहला सफ़ा पलटा और इस पर बड़ा बड़ा डीजे लिखा था और डीजे। एक उदास मुस्कुराहट इसके लबों को छू गई। डीजे कांस्यान, वो हमेशा अपना रजिस्टर फोटोकॉपियर पर छोड़ जाया करती थी। इसने रजिस्टर उठा लिया, वो अब इसका था। बाकी चीज़ें तो वो डीजे की फैमिली को दे चुकी थी मगर इसकी एक यादगार संभालने का हक तो इसे भी था। वो बाहर आ गई और घास पे बैठकर डीजे के रजिस्टर के सफ़े पलटने लगी। वो इसका रफ रजिस्टर था जिसे वो ज़्यादातर लिख लिख कर बातें करने के लिए इस्तेमाल करती थी और ऐसी बातें अमूमन आखिरी सफ़े पर ही किया करती थी। इसने आखिरी सफ़ा पलटा तो धीरे से मुस्कुरा दी। इस रोज़ जियो इन्फॉर्मेशन की क्लास में इसकी इन फ़लस्तीनियों की स्प्रिंग ब्रेक की प्लानिंग इस पर लिखी थी। वो बहुत मोहब्बत से डीजे के लिखे अल्फाज पर उंगली फेरती उन्हें पढ़ रही थी जब एकदम रुक गई। रजिस्टर के इस आखिरी सफ़े के ऊपर बड़ा बड़ा करके डीजे की लिखाई में लिखा हुआ था, एक ही दरिया में कोई शख्स 2 दफ़ा नहीं उतर सकता। आगे फ़लस्तीन की कुछ डेट्स थी। वो बिल्कुल शल सी सांस रोके तहरीर से इस सतर को देख रही थी। क्या ये पजल बॉक्स से इसे डीजे ने भेजा था? जब तक आप इसे खोल पाएंगी शायद वो इस दुनिया में ना रहे। वो एकदम रजिस्टर लिए उठकर ड्रोम की तरफ भागी। इसे मुकसिम को ढूंढना था। हरा कलस्तीन यूनानी फ़लसफ़ी याद आ गया। मुकसिम ने वो सतरें पढ़ते हुए बेख्तियार माथे को छुआ। ये हरा कलस्तीन का एक कौल है जिसे तुमने इसके दूसरे अक़वाल सुने होंगे। मसलन वो याद करके बताने लगा, कुत्ते इसी पे भौंकते हैं जिसे वो नहीं जानते होते, या इंसान का किरदार इसकी तकदीर होता है। वो अंग्रेज़ी के मशहूर अक़वाल बता रहा था। हाँ बिल्कुल, हया ने इस बात में सर हिला दिया। इसने इनमें से कोई भी कौल नहीं सुन रखा था। तो साबित हुआ कि हम इस पज़ल के ठीक रास्ते पर चल निकले हैं और इस रास्ते पर इस शख्स ने यकीनन ब्रेड कैरम्स गिराए होंगे। अब हमें एक एक करके इन ब्रेड कैरम्स को चुनना है। दूर बैठी लाइब्रेरियन ने किताब से सर उठाकर ऐनक के पीछे से इनको नागवारी से टोका। वो दोनों इस वक्त लाइब्रेरी में आमने सामने बैठे थे। सॉरी मैम, हया ने गर्दन मोड़कर एक माजरत खाना मुस्कुराहट इनकी तरफ उछाली और वापस पलटी। अच्छा अब क्या करना है? वो धीमी सरगोशी में पूछ रही थी। अगर इसने हरा कलस्तीन का एक कौल डब्बे के ऊपर लिखा है तो यकीनन इसके कोड का ताल्लुक इसी कौल से होगा या फिर शायद हर कलदिस की ज़ात से। ठहरो, मैं 1 मिनट में आया। वो उठा और चंद लम्हे बाद वापस आया तो इसके दोनों हाथों में मोटी मोटी किताबें ऊपर नीचे पकड़ रखी थी। ये हरा क्लस का मालनामा। इसने धप की आवाज़ के साथ किताबें मेज़ पर रखी। लाइब्रेरियन ने चेहरा उठाकर इसे तिलमिलाकर देखा। सॉरी, वो दोनों हाथ उठाकर कहता वापस कुर्सी पे बैठा। मैं ला के स्टूडेंट होकर फ़िलासफ़ी की इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ूँ, ये मुझसे नहीं होगा। मैं हरा कलतस को गूगल कर लेती हूँ। लैपटॉप इधर दिखाओ। इसने साथ रखे मुकसिम के लैपटॉप का रुख अपनी तरफ घुमाया और कीपैड पर उंगलियां रखी। उफ, जब इतने ढेर सारे नतीजे खुले तो वो बेजार सी हो गई। इसे जल्दी से कोई जवाब चाहिए था और बस जल्दी से वो बॉक्स खोलना था। इतने लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने का हौसला इसमें नहीं था। इधर लाओ, मैं पढ़कर तुम्हें मेन पॉइंट बताता हूँ। इसको कोफत देकर मुकसिम ने लैपटॉप अपनी तरफ घुमाया और फिर स्क्रीन पर निगाहें दौड़ाते हुए पढ़ने लगा। बड़े बड़े फ़लसफ़ियों को खासी हकारत से देखता था। इसके ख्याल में होमर को भरे चौक में ले जाकर दुर्रे मारने चाहिए। इतना जाहिल कि इसे दिन रात का फ़र्क नहीं पता। हर अकलतस के मशहूर अक़वाल ये हैं, गधे सोने पर
گھاس کو ترجیح دیتے ہیں۔ کتے ہر اس شخص پہ بھونکتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے اور بس کرو مقسم، اور ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اس نے جھنجھلا کر لیپ ٹاپ کی اسکرین ہاتھ سے دبا کر فولڈر کر دی۔ مقسم ہنس دیا، پھر اپنا موبائل نکالا۔ لطیف رات کو آ گیا تھا، اس کا ایک سائیڈ کورس فلسفی ہے، اس کو بلاتا ہوں۔ لطیف کو ادھر آنے اور اس کو ساری بات سمجھنے میں 15 منٹ لگ گئے۔ اب وہ مقسم کی ساتھ والی نشست پر بیٹھا سوچتے ہوئے اس پزل باکس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کیتھولک اور خالصتاً ڈچ تھا، مگر افغانستان میں پیدائش کے وقت لطیف کے نام پر اس کا نام رکھا تھا، اور چونکہ اس کو پہلی خوراک ایک مسلمان نرس نے دی تھی، سو لطیف ذہنی اور اخلاقی طور پر ان فلسطینی لڑکوں جیسا ہی لگتا تھا۔ میں ہیراکلیتس کا نام آج پہلی دفعہ سن رہی ہوں، کجا کہ اس کی فلسفی ہوں تم نے، بلکہ ہر کسی نے یہ فلسفی سن رکھی ہے۔ یہ محاورہ تو تم جانتی ہو نا کہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ لطیف آگے ہو کر بتانے لگا، یہ محاورہ دراصل ہیراکلیتس کی اسی فلسفی کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایک ہی دریا میں 2 دفعہ نہیں اتر سکتا، یعنی کہ جب انسان ایک دفعہ پانی میں قدم رکھ کر نکالتا ہے تو وہ پانی بہہ کر آگے چلا جاتا ہے۔ پانی اور انسان دونوں ہر لمحہ تبدیل ہوتے ہیں۔ فلسفی آف چینج۔ حیا نے اس بات میں سر ہلاتے باکس اٹھایا۔ اور تمہیں پتہ ہے چینج میں پورے 6 حروف ہوتے ہیں؟ اوہ ہاں، مقسم نے ذرا جوش سے ڈیسک پہ ہاتھ مارا۔ ادھر ادھر ٹیبلز پر بیٹھے طلباء نے سر اٹھا کر دیکھا۔ لاسٹ ٹائم ایکسچینج اسٹوڈنٹس، لائبریرین نے کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ مقسم نے فوراً سر جھکا دیا۔ وہ دبے دبے جوش سے حروف کی سائیڈز اوپر نیچے کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے پورا لفظ چینج لکھ لیا۔ اب یہ کھل جائے گا، مگر پزل باکس جامد رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاس ورڈ اور ہے، اور وہ کچھ ایسا ہے جسے صرف تم کھول سکتی ہو، کچھ ایسا جو صرف تمہیں ہی معلوم ہوگا۔ حیا، تم ہیراکلیتس کی میٹا فزکس میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہو؟ لطیف کچھ سوچ کر کہنے لگا، فی الحال تو میں ٹاکسم جانے میں انٹرسٹڈ ہوں، میرا خیال ہے میں تیار ہو جاؤں۔ وہ ہار مانتے ہوئے باکس لیے اٹھ گئی۔ ہم نے بھی ٹاکسم جانا ہے اور گوڈسل نکلنے میں 1.5 گھنٹہ ہے۔ تم تیار ہو جاؤ تو اکٹھے چلتے ہیں۔ لکڑی کا وہ پزل باکس اس نے اپنے ڈروم کے لاکر میں لا کر رکھا، پھر اپنے کپڑے کھنگالنے لگی۔ جس افراتفری میں گئی تھی یہ یاد کہاں تھا کہ لانڈری کو کپڑے نہیں دیے۔ اس وقت جو ایک واحد استری شدہ جوڑا ہینگر پہ لٹکا تھا وہ اس کا سیاہ فراک تھا جس کی اوپری پٹی سنہری سکوں سے بھری تھی، وہی جو وہ جہان کے استقلال اسٹریٹ میں دیے گئے ڈنر پر پہن کر گئی تھی۔ فی الحال وہ پھپھو سے پہلے اپنی ان میزبان آنٹی کے گھر جا رہی تھی جنہوں نے پہلے روز ان کا کھانا کیا تھا۔ چونکہ وہ ایک طرح سے ڈی جے کے لیے ہی جا رہی تھی، سو یہ کام والا فراک مناسب نہیں تھا، لیکن وہ اوپر سیاہ کوٹ پہن لے گی تو کام چھپ جائے گا، اور نیچے تو فراک سادہ ہی تھا۔ اس نے لباس تبدیل کر کے اپنے بال کیچر میں باندھے، پھر اپنے سنہری کلچ میں پاکستانی سلم سا موبائل ڈالا۔ کلچ چھوٹا سا تھا، اس میں ترک کا بدا فون پورا نہیں آتا تھا، سو اس نے ترک موبائل کوٹ کی جیب میں رکھ دیا اور کلچ کی زنجیر کو کندھے سے گزار کر دوسرے پہلو میں ڈال کر سیفٹی پن کے ساتھ فراک کی بیلٹ سے لٹکا لیا۔ سنہری سکوں کے کام میں سنہری ستاروں والا پرس چھپ سا گیا تھا۔ کم از کم اب کوئی اس کا پرس چھین تو نہیں سکتا تھا نا؟ مسز عبداللہ کا پتہ اس کے پاس تھا، بالے سے ان کا نمبر لے کر ان کو فون بھی کر دیا تھا۔ جب سے وہ ترکی آئی تھی ان کے گھر پلٹ کر نہیں گئی تھی، اب اسے لازمی جانا چاہیے تھا۔ ٹاکسم اسکوائر پر مغرب اتر رہی تھی، ہر طرف اندھیرا سا چھایا رہا تھا، اسکوائر کی بتیاں ایک ایک کر کے جلنے لگی تھی۔ تم نے جدھر جانا ہے ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، اکیلی مت جاؤ۔ وہ دونوں بس سے اتر کر اس کے لیے رکے کھڑے تھے۔ ترکوں کے ساتھ رہ کر تم بھی ترک بن گئے ہو، ان پرخلوص ترکوں سے راستہ پوچھو تو منزل تک پہنچا کر آتے ہیں۔ مادام آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان پرخلوص ترکوں کے اس ملک میں ہر سال تقریباً 500 لڑکیاں اغوا کر کے آگے بیچ دی جاتی ہیں، اور یہ ترکی کا سب سے منافع بخش کاروبار ہے۔ اچھا اب ڈراؤ تو مت، مجھے تھوڑی دور ہی جانا ہے۔ وہ تینوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگے تھے۔ تم اپنی آنٹی کے گھر جا رہی ہو؟ ہاں، مجھے ابھی اپنی ہوسٹ آنٹی کے گھر جانا ہے۔
वो कुछ दिन बाद मैं जब वापस आऊंगी तो इस पजल बॉक्स का हल ढूंढेंगे। वो तीनों बातें करते हुए ठंडी हवा में साथ चल रहे थे। मुजस्समा आज़ादी इनके पीछे रह गया था। लाउंज में सोगवारियत सी छाई थी। मिसेस अब्दुल्ला और इसकी सुर्ख बालों वाली बेटी महर मगमूम सी सामने सोफे पर बैठी थी। हया के सोफे से ज़रा दूर कारपेट पर महर की बेटी अरुशे किचन का सहारा लिए नीम दराज रिमोट पकड़े टीवी पर कार्टून देख रही थी। आपको पता है हम दोनों हर हफ्ते आपकी तरफ चक्कर लगाने का प्लान बनाते थे, मगर हर दफ़ा कुछ ना कुछ रोक लेता था। और अब इसने तासुब से सर झटका। तुम मुझे इसी रोज़ बता देती तो कम अज़ कम मैं इसे देख ही लेती, फिर क्लियरेंस में तुम्हारी मदद करवा देती। तुम कितनी परेशान रही होगी। मुझे तो अपनी आंटी को बताने का भी होश नहीं था। ऐसा अचानक धचका लगा कि इसने फिक्रा अधूरा छोड़ा और सर झुकाकर उंगली की पूंछ से आंख का किनारा पूंजा। महर ने बहुत फिक्रमंदी से इसकी तरफ देखा। तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो पहले से हया, और तुम्हारी रंगत भी कमला गई है। बस बुखार हो गया था और फिर सफ़र की थकान। वो उदासी से मुस्कुराई। वो वाकई ही बहुत मुर्सदा और थकी थकी सी लग रही थी। मैं ज़रा खाने का कुछ कर लूँ। मिसेस अब्दुल्ला उठी तो वो बेख्तियार, खाना फूफो की तरफ है, मैं बस चाय पीऊँगी, फिर मुझे सिर्फ 10 मिनट दो, वो उजलत से कहती किचन की तरफ बढ़ गई। महर भी इनके पीछे जाने के लिए उठी। फिर उर्वा को देखा। उर्वा तुम हया को कंपनी दो और फॉर गॉड सेक उर्वा, जब कोई मेहमान आता है तो टीवी नहीं देखते। इसने जाते जाते बच्ची को खफगी से घूरा। उर्वा गड़बड़ाकर सीधी हुई और मुड़कर हया को देखा, फिर सादगी से मुस्कुरा दी। सॉरी, कोई बात नहीं, तुम बेशक कार्टून देख लो। तकरीबन आधे घंटे बाद जब वो इन सब को खुदा हाफिज करके बाहर आई तो सड़क किनारे चलते हुए इसने कोट से अपना तुर्क फ़ोन निकाला और तेज़ी से मुक्सिम का नंबर डायल करने लगी। हया खैरियत? वो फ़ोन उठाते ही ज़रा फिक्रमंदी से बोला था, मुक्सिम तुम्हें पता है यूनानी फ़लसफ़ियों ने ज़मीन की तहकीक की वजाहत करने के लिए कुछ अनासर पेश किए थे कि ज़मीन इनसे मिलकर बनी है। चंद लम्हे की खामोशी के बाद वो आहिस्ता से बोला, हया मेरा ख्याल है कि तुम ज़रा थक गई हो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, इसके बाद तुम नॉर्मल हो जाओगी। मुक्सिम, इसने झुंझलाकर ज़ोर से कहा, मैं संजीदा हूँ, मेरी बात सुनो। हम ख्वामखा इस नीम पागल आदमी की सवा उम्री पढ़ रहे थे। हमें इसकी फ़िलासफ़ी चाहिए थी। इस दौर के हर फ़लसफ़ी ने अपना एक अंसर पेश किया था और इसके ख्याल में ज़मीन की हर चीज़ इस अंसर से बनी थी। किसी ने कहा वो पानी है, किसी ने कहा वो हवा है, और यूं इन चारों बल्कि पांचों अंसर की फहरिस्त मरतब हुई थी। हर अक्लिस्त का अंसर आग था और यही इसकी पहचान था। फायर, हाँ फायर, हर अक्लितस की दायमी आग। इसने आग की बुनियाद पर अपनी फ़िलासफ़ी ऑफ चेंज पेश की थी। मुक्सिम, इंसान एक दरिया में 2 दफ़ा क्यों नहीं उतर सकता? क्योंकि इंसान और दरिया वो दोनों हराक्लितस के ख्याल में आग से बने थे, और दुनिया में सबसे ज़्यादा तब्दील होने वाली चीज़ आग है, जो हर लम्हा बदलती है और जो हर चीज़ को बदल देती है। इस पजल बॉक्स पे लिखी बात एक ही लफ्ज़ की तरफ इशारा कर रही है, जो है फायर। वो कॉलोनी के सिरे पर खड़े होकर फ़ोन पर कह रही थी। रात बढ़ रही थी और स्ट्रीट पोल्स जल उठे थे, मगर हया फायर में तो 4 हरूफ होते हैं। ये कोड कैसे हो सकता है? ये कोड है भी नहीं। इसका मतलब है आग, असली वाली आग, टाली का लाइटर, इसराइली आग। याद है तुम्हें? ओह माई गॉड, इसे एक लम्हा लगा समझने में। तुम्हारा मतलब है कि इसने आग की तरफ इशारा किया क्योंकि इस खत की तरह इस बॉक्स पर भी कुछ लिखा होगा जो सिर्फ आंच दिखाने से जाहिर होगा। इसने मुस्कुराकर कहते हुए इसकी बात मुकम्मल की। हैरत है, यह ख्याल मुझे क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम काफ़ी थक गए हो, ज़रा आराम कर लो, फिर नॉर्मल हो जाओगे। वो जवाबन हंस दिया था। चलो फिर तुम रात को वापस आओगी तो इस बॉक्स को खोलेंगे। नहीं, मैं आज रात वापस नहीं आऊँगी। मैं आंटी की तरफ रुकूंगी, तुम्हारी अपनी आंटी या फिर वो होस्ट आंटी। मैं फिक्रा इसके मुंह में रह गया। किसी ने इसके कान पे लगा फ़ोन ज़ोर से खींचा। इसे मुड़ने या चीखने का मौका भी नहीं मिल सका। किसी ने इसके मुंह पर हाथ रखा
اور کوئی سوئی کی نوک تھی جو اس کی گردن کے آر پار کہیں کھبی تھی۔ لمحے بھر کا عمل تھا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرے بادل چھانے لگے۔ دل و دماغ کے سن ہونے سے قبل جو آخری بات اس نے سوچی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی اسے پیچھے کی طرف گھسیٹ رہا تھا اور پھر ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس نے اندھیرے سے آنکھیں کھولیں، بدقت پلکیں اوپر کو اٹھی تھیں، ان پر جیسے بہت بوجھ سا تھا۔ ہر سو اندھیرا تھا، گپ اندھیرا۔ وہ ایسے پڑی تھی کہ کمر دیوار سے لگی تھی اور گھٹنے سینے سے۔ وہ جیسے ایک بہت تنگ و تاریک جگہ پر بہت سے سامان کے اندر کہیں پھنسی بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں چند ایک بار جھپکائیں، منظر ویسا ہی رہا، اندھیرا، تاریکی۔ بس اتنا احساس ہوا کہ وہ کسی تنگ سے کمرے میں ہے جہاں اس کے دونوں اطراف وزنی چیزیں رکھی ہیں۔ اس نے کوہنیوں کے بل اٹھنا چاہا تو دائیں ہاتھ میں کھچاؤ تھا۔ اس نے ہاتھ کھینچنا چاہا، ذرا سا لوہا کھنکا۔ اس کی دائیں کلائی میں ہتھکڑی ڈالی تھی، وہ دیوار سے بندھی تھی۔ اس نے زور سے کلائی کو جھٹکا مگر بے سود۔ اس کے سر اور کمر میں بے تحاشا درد ہو رہا تھا، جیسے کوئی چوٹ لگی ہو۔ بامشکل وہ اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے دوسرے ہاتھ کے سہارے ذرا سی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ بائیں جانب کوئی بوجھ سا اس کے اوپر گرنے لگا۔ اس نے آزاد ہاتھ سے اسے پرے دھکیلا تو وہ نرم سا بوجھ دوسری جانب ذرا سا لڑکھ گیا۔ حیا نے گردن موڑی، درد کی ایک ٹیس بے اختیار اٹھی، اس کے لبوں سے کراہ نکلی۔ پیچھے دیوار لکڑی کے پھٹوں سے بنی تھی اور پھٹوں میں باریک سی دراڑیں تھیں۔ اب ذرا آنکھیں اندھیرے کی عادی ہوئی تو اس سے نظر آیا ان درازوں سے رات کی تاریکی میں زرد سی روشنی جھانک رہی تھی۔ وہ بدقت چہرہ اس دراڑ کے قریب لائی اور آنکھیں سکیڑ کر جھانکا۔